नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। हालाँकि उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा में जहाँ उपचुनाव होना है, अभी इसके लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों में जिस तरह का घमासान है, ऐसा लगता है कि चुनाव का बिगुल फूँक गया है और चुनाव शुरू हो गया है। जहाँ तक प्रदेश सरकार की बात है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद ही इस चुनाव को लेकर इतने आक्रामक हैं कि लगातार तमाम विधानसभाओं में दौरा कर रहे हैं। आज मीरापुर में चूँकि मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है और वो प्रोग्राम का मतलब है लगता है ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मीरापुर में जो रैली होने जा रही है, यहीं से चुनाव का आगाज़ शुरू हो जाएगा। हालाँकि जिस तरह बीजेपी ने एक सिस्टम के साथ काम किया, जो उत्तर प्रदेश के बड़े 5 नेता हैं, उन सबको अलग-अलग विधानसभा की ज़िम्मेदारी दी गई है और उन्हें कहा गया है कि इस विधानसभा में हार और जीत की ज़िम्मेदारी उनकी होगी। तो मैं एक बात, चूँकि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव है और ये सबसे महत्वपूर्ण मिल्कीपुर को इसलिए कर दिया बीजेपी ने, क्योंकि वो अयोध्या की सीट है। फैज़ाबाद 2024 का जब लोकसभा चुनाव होता है, तो यहाँ बीजेपी हार जाती है और इंडिया अलायंस की ओर से अवधेश प्रसाद सिंह यहाँ सांसद हो जाते हैं और ये मिल्कीपुर सुरक्षित सीट वही है, जहाँ से अवधेश प्रसाद 2022 में विधायक चुने गए थे। तो चूँकि मुख्यमंत्री ने इसे मिल्कीपुर को अगर हम कहें तो इसे बदलापुर मान लिया है और बीजेपी हर हाल में चाहती है कि जो 2024 में अयोध्या बीजेपी हारी है, उसका बदला मिल्कीपुर को जीत कर लिया जाए। लेकिन वहाँ के जो समीकरण हैं, वो एकदम अलग हैं। हालाँकि ये नहीं कह सकते कि बीजेपी नहीं जीती। जब हम 2017 के अगर विधानसभा चुनाव की बात करें, तो बीजेपी से यहाँ बाबा गोरखनाथ चुनाव लड़े थे और उन्होंने अवधेश प्रसाद को हरा दिया था। लेकिन जब 2022 का चुनाव हुआ विधानसभा चुनाव, तो फिर यहाँ सपा फिर जीत गई थी और चूँकि मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है और मिल्कीपुर पे सामना जो वहाँ से सांसद बने हैं अवधेश सिंह वहाँ सामने हैं, दूसरे अखिलेश यादव सामने हैं और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे अपनी प्रतिष्ठा जोड़ लिया है कि मिल्कीपुर बीजेपी की नहीं, मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा का सवाल है और ये चुनाव जीतना है। हालाँकि जितना आक्रामक बीजेपी ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट को कर दिया है, इतना ही जो इंडिया अलायंस के जितने भी दल हैं, उन्होंने भी इसे बहुत गंभीरता से लिया है और इसे प्रतिष्ठा जोड़ लिया है। जिस तरह में बीजेपी की टीम लगातार काम कर रही है, इसी तरह मिल्कीपुर में सपा और जो उनके सहयोगी दल हैं, उनकी टीम लगातार काम कर रही है। तो मैं एक बार ये डाटा दिखाना चाहूँगा दर्शकों को कि मिल्कीपुर की स्थिति क्या है, जो वहाँ जातीय समीकरण है वो क्या हैं और 2022 में मिल्कीपुर विधानसभा सीट के बीजेपी के हारने की क्या वजह थी और अब जो जो कड़ा मुकाबला है वो किस लिए है। एक बार मैं तमाम दर्शकों को डाटा दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ चूँकि मिल्कीपुर ये सुरक्षित विधानसभा सीट है और इसमें अगर हम संख्या की बात करें, तो यहाँ एससी जो वर्ग हैं, उनकी यहाँ 24% वोट हैं। इसके बाद में दूसरा जो सबसे बड़ा वोट बैंक वहाँ ब्राह्मणों का है, ब्राह्मणों की संख्या वहाँ 17% है। तीसरे नंबर पर वहाँ यादव हैं, यादवों की संख्या वहाँ 16% है। फिर मुस्लिमों की आबादी इस विधानसभा में 9% है और क्षत्रिय मतलब ठाकुरों की आबादी इस विधानसभा में यहाँ 7% है। कोरी जाति की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ लगभग 6% है। अन्य जैसे निषाद हैं, पटेल हैं, सैनी हैं, पाल हैं और वैश्य हैं, इन टोटल तमाम जो ओबीसी जातियाँ हैं, इन सबको मिला के यहाँ 21% हैं। तो अभी तक चूँकि यहाँ ये माना जा रहा है कि यहाँ 17% ब्राह्मण है इस विधानसभा और ये सुरक्षित सीट है। अब वो तय करते हैं कि पूर्वांचल में, हालाँकि 2024 के जब चुनाव हुआ, तो कहीं न कहीं सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर ब्राह्मण वर्ग कुछ भाजपा से नाराज़ था। नाराज़गी 2024 में सामने दिखाई दी, इसलिए बहुत सारी सीटें क्योंकि ब्राह्मण के साथ में ठाकुर भी नाराज़ थे। जब ठाकुर ब्राह्मण नाराज़ हुए तो उत्तर प्रदेश की 33 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में डेंट लगा, बीजेपी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अब देखना यह है कि जो यहाँ ब्राह्मण वोटर है वो किस हद तक बीजेपी का साथ देगा, उसकी नाराज़गी कितनी है। क्योंकि अभी गोरखपुर में जब हरिशंकर तिवारी की डेथ होती है, जब उनकी एक प्रतिमा के लिए चबूतरा बनाया जाता है, तो सरकार द्वारा वो चबूतरा गिराया जाता है। उसको लेकर पूर्वांचल में एक तरह की भाजपा को लेकर बहुत नाराज़गी ब्राह्मणों में हुई। हालाँकि उसको लेकर जो बड़े नेता थे वो आए और उन्होंने कहा कि प्रतिमा बनेगी, लेकिन इसको लेकर नाराज़गी अभी भी है। हालाँकि ये दूसरी बात है कि यहाँ चूँकि मिल्कीपुर में जो जातीय समीकरण है, अभी अगर जातीय समीकरण की बात करें तो जातीय समीकरण भाजपा के विपरीत है। जो भाजपा का जो वोट बैंक है उसकी बात करें और जो इंडिया अलायंस का वोट बैंक है, तो अभी तक ये लग रहा है कि जिस तरह पीडीए का नारा दिया उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने,
तो पीढ़ी की अगर बात करें तो ओबीसी चूंकि 2024 का अभी चुनाव हुआ है और 2024 के चुनाव में पीडीए लगभग भाजपा से नाराज रहा। अगर यही हाल, यही नाराजगी उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा के उस उपचुनाव में होती है तो हमें लग रहा है कि बीजेपी को बहुत मुश्किल भरा ये झेल का घूंट पीना पड़ेगा। और जहाँ तक करहल की बात है तो करहल के भी करहल और कटेरे की हम लोग बात करेंगे। आज सिर्फ मिल्कीपुर की बात कर रहे हैं। तो मैंने जातीय समीकरण बताया कि जातीय समीकरण ये है, क्योंकि अगर मैं 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करूं तो 2012 के विधानसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी को मात्र 32,000 वोट मिली थी और यहाँ सपा के अवधेश यादव जो सांसद हैं इन्हें 2012 में 73,803 वोट मिली थी, जो लगभग टोटल वोट के 42% मत इनके पास था। दूसरे यहाँ अगर मैं 2022 की बात करूं, क्योंकि 2017 में यहाँ बाबा गोरखनाथ चुनाव जीते थे और जब 2022 का चुनाव आया तो 2022 के चुनाव में फिर से अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से विधायक बने और जिन्हें लगभग 1,03,905 वोट मिलकर 47% मत इन्हें मिले। जबकि दूसरे नंबर पर भाजपा से बाबा गोरखनाथ थे जिन्हें 90,567 वोट मिले। और अगर मैं 2000 से पहले की बात करूं तो चूंकि ये सीट लंबे समय से सपा के पास रही है और जिस तरह का अब माहौल क्रिएट हुआ है, इधर बीजेपी ने मान लिया कि अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर सीट जीत कर लेना है। चूंकि सत्ता में है, सत्ता में पार्टी कुछ भी कर सकती है, लेकिन अगर समीकरणों की बात करें तो कहीं ना कहीं समीकरण इस समय बीजेपी के अभी विपरीत हैं। हालांकि बीजेपी ने इन तमाम 10 सीटों को जीतने के लिए लगभग 30 मंत्री मैदान में उतार दिए हैं, अलग अलग मंत्रियों की अलग अलग विधानसभा में ड्यूटी लगवा दी है। लेकिन करहल, कटेहरी, फूलपुर और मिल्कीपुर ये ऐसी सीट हैं, एक तरफ जहां भाजपा की साख दांव पे लगी है, दूसरी ओर वहीं सपा, अखिलेश यादव और कांग्रेस की साख भी दांव पे लगी हुई है। अब देखना यह है कि कौन किस पर बाजी मारेगा। फिलहाल मिल्कीपुर सीट के बारे में ये डाटा था, ये मुझे बताना दर्शकों को कि मिल्कीपुर की क्या स्थिति है। क्योंकि मिल्कीपुर में ये भी इस बार है कि बसपा इस बार चुनाव लड़ाएगी, वहाँ बसपा चुनाव लड़ेगी और बसपा चुनाव लड़ने के बाद में चूंकि 2024 में बसपा को भी कहीं ना कहीं डेंट लगा, बसपा का वोट बैंक भी खिसका। इस बार अब देखना यह है कि ये जो मिल्कीपुर में जो 24% अनुसूचित जाति जनजाति का वोट है, ये वोट कहाँ जाएगा। अगर इस वोटों में सेंधमारी करने में बसपा कामयाब होती है तो इसका लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा। और अगर ये वोट बैंक बसपा लेने में नाकामयाब रही तो फिर इसका नुकसान बीजेपी को होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप देखते रहिए, हम आपको लगातार अपडेट देंगे उन तमाम 10 विधानसभा सीटों का जहां उपचुनाव होना बाकी है। नमस्कार।